तो चलिए आज की इस चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। भारत के इतिहास में जब भी सबसे साहसी और स्वाभिमानी राजाओं का जिक्र छिड़ता है तो एक नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है, महाराणा प्रताप। आज के इस विश्लेषण में हम उस ऐतिहासिक शख्सियत को गहराई से समझने जा रहे हैं जो सिर्फ एक शासक नहीं थे बल्कि आज़ादी और दृढ़ संकल्प की एक जीती जागती मिसाल थे। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने हर नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती का डटकर सामना किया और हमेशा के लिए अमर हो गए। स्वतंत्रता कभी झुकती नहीं। सुनने में ये सिर्फ कुछ शब्द लगते हैं ना, लेकिन असल में यह वो बुनियादी उसूल है जिसने महाराणा प्रताप के पूरे जीवन को एक आकार दिया। वो एक ऐसे राजा थे जिनके लिए अपना सिंहासन या सत्ता उतनी मायने नहीं रखती थी जितनी कि उनकी आज़ादी। वो सत्ता के भूखे बिल्कुल नहीं थे। यह हमें याद दिलाता है कि उनके लिए स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पर मोलभाव किया जा सके। स्वतंत्रता ही उनका अस्तित्व था। अब कहानी की गहराई और उन नाटकीय मोड़ों पर जाने से पहले घटनाओं का एक क्रम देख लेते हैं। 1540 में मेवाड़ के राजघराने में उनका जन्म होता है। फिर आता है 1576 का वो साल, हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध जिसने पूरा इतिहास ही पलट कर रख दिया। और अंततः 1597 में उनका निधन। इन तारीखों के बीच एक ऐसा बेमिसाल सफर छिपा है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, स्वतंत्रता की भावना। उस 16वीं सदी के माहौल को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ मुगल सम्राट अकबर की शाही महत्वाकांक्षा थी, साम्राज्य तेजी से फैल रहा था और कई राजा उनके सामने समझौता कर रहे थे जो शायद उस वक्त के हिसाब से उनके लिए व्यावहारिक भी था। लेकिन दूसरी तरफ क्या था? महाराणा प्रताप का झुकने से साफ इनकार। उनके सामने एक ऐसी महाशक्ति खड़ी थी जो पूरे भारत पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन प्रताप ने अपनी आज़ादी को किसी भी समझौते से कहीं ऊपर रखा। मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। सच कहूं तो ये सिर्फ एक डायलॉग या घोषणा नहीं थी। ये वो कड़ा स्टैंड था जिसने तय कर दिया था कि अब मेवाड़ और मुगल साम्राज्य के बीच सीधी टक्कर होकर रहेगी। अकबर ने कई बार शांति के प्रस्ताव भी भेजे, लेकिन प्रताप का जवाब हर बार वही रहा। सत्ता बचाने के लिए आत्मसम्मान का सौदा करना उन्हें कतई मंजूर नहीं था। और यहीं से नींव पड़ती है हमारे भाग 2 की, हल्दी घाटी का युद्ध। जरा 1576 के उस ऐतिहासिक दिन की कल्पना करें। ये महज 2 राजाओं की लड़ाई नहीं थी। एक बहुत ही विशाल, ताकतवर साम्राज्य अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहता था और एक छोटा सा राज्य अपनी मिट्टी की रक्षा करना चाहता था। युद्ध के मैदान की वो उड़ती हुई धूल और तलवारों की खनखनाहट, एक तरफ महाराणा प्रताप की छोटी लेकिन गजब के जोश से भरी सेना और सामने मुगलों की विशाल फौज। यहाँ संख्या बल का सीधा मुकाबला एक अदम्य साहस से हो रहा था। इसी युद्ध से जुड़ा है हमारा भाग 3, चेतक का सर्वोच्च बलिदान। इस कहानी में चेतक का जिक्र न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ एक घोड़ा नहीं था बल्कि महाराणा प्रताप का सबसे सच्चा साथी था। भयंकर लड़ाई चल रही है, चेतक बुरी तरह घायल हो चुका है, खून बह रहा है, लेकिन क्या उस जीव ने हार मानी? बिल्कुल नहीं। वो चाहता तो वहीं गिर सकता था, लेकिन उसने अपने राजा को उस जानलेवा स्थिति में अकेला नहीं छोड़ा। अपनी आखिरी सांस और बची खुची पूरी ताकत लगाकर उसने महाराणा को उस भीषण युद्ध भूमि से निकाला और एक सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। और वहीं अपने राजा की जान बचाने के ठीक बाद उस वीर साथी ने दम तोड़ दिया। भारतीय इतिहास का ये इतना भावुक कर देने वाला पल है जो असल मायनों में सिखाता है कि सच्ची वफादारी आखिर क्या होती है। अब आते हैं भाग 4 पर, संघर्ष और पुनरुत्थान। हल्दी घाटी की युद्ध के बाद का जो समय था वो शायद सबसे मुश्किल दौर था। महल छूट गए और वो राजा जो महलों में रहा था अब अपने पूरे परिवार के साथ जंगलों में एक बेहद कठोर जीवन जीने को मजबूर था। कई बार तो ऐसा होता था कि खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं होता था और उन्हें महज घास या पत्तों से बनी रोटियों पर गुजारा करना पड़ता था। सोचकर ही सिहरन होती है कि वो दिन कितने भयानक रहे होंगे। पर क्या इस भयानक गरीबी और दर दर भटकने ने उनके हौसले को तोड़ा? जी नहीं। उस गहरे अंधकार में भी उनका उसूल एकदम साफ था। राज्य खो सकता है लेकिन स्वाभिमान नहीं। मुश्किलें शरीर को भले ही तोड़ दें, लेकिन उनकी आत्मा और उस अटूट साहस को वो नहीं हिला पाईं। अपना सुख चैन खोना उन्हें मंजूर था, पर अपना स्वाभिमान नहीं।
और फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जब सब कुछ खत्म होता सा लग रहा था, तब एंट्री होती है महान देशभक्त भामा शाह की। उन्होंने अपना सारा खजाना और धन महाराणा प्रताप के चरणों में लाकर रख दिया। गौर करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं थी, ये वो अटूट विश्वास था जिसकी बदौलत प्रताप अपनी बिखरती हुई सेना को फिर से खड़ा कर सके। और इसके बाद जो वापसी हुई वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। महाराणा प्रताप ने जंगलों से बाहर आकर अपने खोए हुए इलाकों को वापस जीतना शुरू किया और चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। ये चावंड महज कोई शहर या जगह नहीं था, ये इस बात का एक भव्य प्रतीक बन गया कि मेवाड़ की भावना कभी मर नहीं सकती। और अंत में बात करते हैं भाग 5 की, सच्चे नेतृत्व की सीख। 1597 में महाराणा प्रताप का निधन तो हो गया, लेकिन नायक कभी मरते नहीं, है ना? उनकी विरासत आज भी जिंदा है। हम इतिहास सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें कुछ तारीखें रटनी हैं, बल्कि इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम आज के जीवन में कुछ सीख सकें। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें असल में क्या सीखने को मिलता है? इस ऐतिहासिक सफर का निचोड़ एकदम सीधा है। पहला, हालात चाहे कितने भी विपरीत क्यों न हो, कभी हार नहीं माननी चाहिए। दूसरा, दुनिया की किसी भी सत्ता या दौलत से कहीं बड़ा हमारा आत्मसम्मान होता है। और तीसरा, सच्चा लीडर वो नहीं जो सिर्फ आराम से बैठकर हुक्म चलाए, बल्कि सच्चा लीडर वो है जो अपने लोगों के अधिकारों के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष करे। महाराणा प्रताप ने अपनी आज़ादी और उसूलों के लिए महल छोड़े, दर दर की ठोकरें खाईं और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो जाते जाते ये हम सब के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। आज के इस दौर में जब बात अपने आत्मसम्मान और अपनी आज़ादी को बचाने की आए, तो हम क्या बलिदान देने को तैयार हैं? क्योंकि आज़ादी और स्वाभिमान की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है।